चलिए आज हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं कोटेशन के साथ। व्हाई वी नीड एजुकेशन। ओके, हमें शिक्षा की आवश्यकता क्यों है। हम लोग देख सकते हैं ये दो लोग हैं। ओके, अब इनको इतना ही नहीं पता है कि मुझे कौन सी टी शर्ट पहननी चाहिए थी, कि हिज माइन होगा या फिर सी इज माइन होगा। ओके, ये लोग कंफ्यूज हो गए भाई। ओके, ये कौन से लोग हैं? ये दो लोग हो सकते हैं, या फिर भैया ये लोग कभी स्कूल ही नहीं गए, या फिर ऐसा हो सकता है जब इंग्लिश का पीरियड आता होगा, ग्रामर जब पढ़ाई जाती होगी तो ये लोग बंक जरूर करते होंगे। तो यही वो लोग हैं जो दीवार कूद के भागने वाले हैं। ओके, तो इसीलिए जो पिक है सबसे ज्यादा वायरल हुई थी। ओके, क्योंकि जो टी शर्ट है इनको एक्सचेंज करके पहननी चाहिए, मतलब ये इसको पहननी चाहिए थी, ये इसको पहननी चाहिए थी। इसका मतलब हुआ ही इज माइन का मतलब हुआ कि वह मेरा है। ओके, और सी इज माइन का मतलब है वह मेरी है। ओके, बल्कि इसको पहनना चाहिए था कि वह मेरा है, ही इज माइन होना चाहिए था। लेकिन भाई इन्होंने इस बात की या तो ध्यान नहीं दिया या ऐसा हो गया। तो आप भी ऐसा मत करिए। बहुत सारे लोग हैं, आप भी बंक कर रहे हैं इन लोगों की तरह। जैसे ये लोग ग्रामर की क्लास होती थी और बंक कर देते थे। जिस तरह मैं 11 बजे डेली सुबह एक लेक्चर रिकॉर्ड करके आपको देता हूँ इकोनॉमिक्स का। ओके, तो बहुत सारे लोग हैं वो अभी देखते नहीं है, वो सोचते हैं मैं बाद में देख लूंगा, या फिर वो लोग सोचते हैं कि सर जब लिंक हमें दे देंगे तब हम लोग देख ही लेंगे। तो आप लोगों के लिए वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो आप लोग बता सकते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरह से एक बेल आइकन होगा उसको भी दबा दीजिए, जिससे तुरंत वीडियो अपलोड होगी आपके पास पहुंच जाएगी। तो तुरंत की तुरंत देखते रहिए, क्योंकि आपको पता है मैं बहुत सारी वीडियो डेली अपलोड करता हूँ। 3 से 4 वीडियो आपको डेली अब मिला करेंगी। इसी तरह चार बजे शाम को 4 बजे डेली आपको एक पॉलिटी की सीरीज मिलती है। इस पॉलिटी की सीरीज में मैं आपको पूरा का पूरा पॉलिटी पढ़ाऊंगा, इसमें एम लक्ष्मीकांत को भी कवर करूंगा। तो आप लोग ये दोनों वीडियोस देख सकते हैं। इसी के साथ में ज्योग्राफी की एक नई सीरीज में लॉन्च करने वाला हूँ। इसका भी टाइम मैंने डिसाइड नहीं किया है। आप लोग बता सकते हैं कि सुबह 9 बजे से लेकर के शाम 10 बजे तक किस टाइम को मैं वीडियो अपलोड करूँ, तो आप लोगों को ये बताना है। ओके, सभी लोग बताइए जिस टाइम को सुटेबल हो, जिस टाइम आप फ्री रहते हैं। दोपहर में फ्री रहते हैं, शाम को फ्री रहते हैं, या फिर रात में फ्री रहते हैं, मैं उस टाइम आपको ये वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। जैसे इकोनॉमिक्स और पॉलिटी एकदम हलवा की तरह पढ़ाता हूँ, इसी तरह मैं आपको ज्योग्राफी भी बहुत एकदम इजी और एकदम सरल भाषा में आपको पढ़ाऊंगा। तो कोई भी डिफिकल्टी नहीं आने वाली। चलिए आज का हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉलिटी का पार्ट नंबर 6। ओके, आज हम लोग देखेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। ओके, यानी कि किसी का शोषण नहीं किया जा सकता है, इसके विरुद्ध अधिकार मिला हुआ है। चलिए हम लोग, मैं पहले इसको क्लियर करता हूँ फिर आपको अच्छे से बताता हूँ। देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24। देखिए मैं यहाँ पर आपको अभी फैक्ट की इधर नहीं ले जा रहा हूँ, इसीलिए यहाँ पर मैंने आर्टिकल नहीं लिखे। चाहता तो मैं यहाँ पर लिख देता एक छोटा सा। ओके, तो जब मैं आपको एम लक्ष्मीकांत पढ़ाऊंगा ना तो बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाऊंगा। अभी इसीलिए मैं आपको एक बेस बना रहा हूँ जिससे आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो और चीजों को समझने में थोड़ी सी आसानी हो। ओके, तो एक तरह से जैसे हम कोई भी बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं तो पहले एक नींव डालते हैं ना, इस तरह से मैं आपकी नींव डाल रहा हूँ अभी, जिससे आपको आगे पढ़ने में मजा भी आए और कम टाइम लगे और चीजों को इजी तरह से समझ जाए। तो बहुत सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे वोकैबुलरी स्ट्रांग होते हैं। और आप लोग अगर इन वीडियो को देखते हैं तभी आप लोग एमसीक्यू सॉल्व करने लगे होंगे ना। चलिए, आपके लिए फायदा हो रहा है तो वीडियो को लाइक करें और लोगों को शेयर भी करें। चलिए हम लोग देखते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आर्टिकल 24 में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे, मतलब जो 14 वर्ष से कम के जो बच्चे हैं, उन्हें कारखाने, खदान या फिर ऐसा कोई भी काम जो खतरनाक काम है उसमें नियोजित नहीं किया जा सकता। नियोजित का मतलब होता है उसे लगाना। ओके, तो उसको नहीं लगा सकते। अगर आप उसको नौकरी देते हैं या फिर उससे काम करवाते हैं इन जगह पर, तो उसका मौलिक अधिकार है। जो भी वो बच्चा है जिसकी आयु 14 वर्ष से उससे कम है, तो उसका मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। ओके, तो आपके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए आप अगर किसी भी बच्चे को देखते हैं काम करते हुए तो उससे पूछिए उसकी समस्या क्या है, और अगर सॉल्व हो सके तो उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर किसी के साथ जबरन किया जा रहा है, ज्यादती की जा रही है, तो आप लोग पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं या फिर आप अपने से बड़े लोगों को बता सकते हैं जो उसको सॉल्व कर सके। ओके, देखिए समाज ऐसे ही बदलेगा, आपको थोड़ा थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। आप लोग सोचेंगे हमारे कहने से क्या होगा, हर कोई ऐसा सोचेगा तो समाज कैसे बदलेगा। जैसे मैं ही आपको एकदम फ्री पढ़ा रहा हूँ, हर जगह फ्री सपोर्ट दे रहा हूँ, तो मैं सोचूंगा मैं क्या कर लूंगा 10-20 लोगों को, 50 लोगों को, 100 लोगों को, 1000 लोगों को पढ़ा करके। तो अगर मेरी तरह ही अगर 1000 लोग हों और वो अगर एक लोग को पढ़ाएं तो 1000 लोग शिक्षित हो जाएंगे ना। तो इसीलिए, और देखिए शिक्षा की बात आती है
तो यहाँ पर जब यहाँ पर बात की गई कि शोषण नहीं होगा, और दूसरा गवर्नमेंट ने बाद में, ये शिक्षा का मौलिक अधिकार पहले नहीं था, बाद में इसको जोड़ा गया। ओके, हम लोग इसके बारे में बहुत अच्छे से बात करेंगे। शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया, जो बच्चे हैं उनके लिए मौलिक अधिकार है, कोई भी नहीं रोक सकता शिक्षा लेने से। इसीलिए जो प्राइमरी स्कूल है वहां पर निःशुल्क या फिर सबसे कम अमाउंट में उनको शिक्षा दी जाती है। तो प्राइमरी स्कूल क्यों नहीं बंद किए जा सकते, आप समझिए, क्योंकि शिक्षा का अधिकार, हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है कि वो शिक्षा जाकर के ले, इसीलिए प्राइमरी स्कूल है उनको बंद नहीं किया जा सकता। तो आपको लोगों को समझ में आ गया कि प्राइमरी स्कूल हैं वो इतने घाटे में चलते हैं, इतना ज्यादा लॉस होता है गवर्नमेंट का, फिर भी उन्हें बंद क्यों नहीं कर देती। तो बंद क्यों नहीं कर देती हैं, आपको पता है, हमारा जो भारत है, मैंने आपको बताया था, वो एक समाजवादी देश के भी उसके अंदर कुछ गुण हैं। ओके, तो हम उनको नहीं खो सकते। तो एक कल्याणकारी राज्य होने के नाते हम लॉस में जाते हैं, प्राइमरी स्कूल में इतना ज्यादा खर्च करते हैं, फिर भी हम उनको बंद नहीं करते हैं, और इसीलिए कि ऐसे लोग और ज्यादा पैदा ना हो। ओके, वरना इसी तरह के और लोग आ जाएंगे तो हमारे भारत का क्या होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मतलब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। हम लोग देखते हैं भैया कि हमारे संविधान में कौन कौन सी ऐसी स्वतंत्रताएं दी हैं धर्म को लेकर के। और देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता और समानता, ये दो ऐसे टॉपिक हैं, दोनों को मौलिक अधिकार के अंदर एक तो रख दिया गया, और दोनों को रख दिया गया तो इसीलिए जो समानता है, ओके, और स्वतंत्रता है, ये दोनों बहुत ज्यादा आपस में भिड़ते रहते हैं। जो धार्मिक है, ओके, जो धार्मिक स्वतंत्रता है और समानता, ये आपस में बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन में रहते हैं। जैसे आपने सबरी वाला मंदिर का मामला सुना, ओके, इसी तरह 3 तलाक का मामला सुना। एक तरफ धार्मिक स्वतंत्रता है आपको, ओके, मौलिक अधिकार है, जो धर्म की स्वतंत्रता है वो आपको मौलिक अधिकार है, वहीं दूसरी तरह समानता भी आपका मौलिक अधिकार है। तो इनमें बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। मैं आपको बताऊंगा कैसे कॉन्फ्लिक्ट होता है और किस तरह से उसको दूर किया जाता है। ओके, तो बहुत चीजें आपको आज जानने को मिलेंगी। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि आपको धार्मिक स्वतंत्रता है, और देखिए ये आप अच्छे से पढ़िए, ओके, कि एवरीवन, कि हर व्यक्ति इंजॉय करे, ओके, क्या चीज, अपने राइट टू फॉलो द रिलीजन ऑफ हिज एंड हर चॉइस। हिज और हर दो चीजें यहाँ पर क्यों लगाई गई, इसमें एक हर और मतलब हर और हिज में से एक को लिखा जाता तो ऐसा हो जाता कि सिर्फ एक व्यक्ति को अधिकार दिया गया, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा संविधान उसने एकदम क्लियर कट कर दिया है, चाहे वो महिला हो या फिर पुरुष हो, दोनों के लिए समान अधिकार है, मतलब दोनों के लिए अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। किसके आधार पर, फ्रीडम ऑफ कॉन्सेंस, मतलब अंतःकरण के द्वारा, अंदर से आवाज आए, इस आधार पर आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, मान सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं। ओके, लेकिन किसके द्वारा, अंतःकरण के द्वारा। अब आपको समझ में आया, लव जिहाद है वो यहाँ से ही गलत हो जाता है, क्योंकि उसमें अंतःकरण तो था ही नहीं ना। लालच दे करके या फिर किसी को प्रेशर में ला करके अगर आप किसी का धर्म परिवर्तन करा रहे हैं तो भैया ये स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि वो एक वर्ड भूल गए, इसीलिए गवर्नमेंट है लव जिहाद के उसमें आ गई। ओके, जो कोर्ट है उसमें जो फेवर में उसका दिया है। आप लोग देख सकते हैं कि अंतःकरण के द्वारा, बिना लालच के द्वारा आप किसी भी धर्म को अपनाते हैं, मानते हैं, तो आप कर सकते हैं, ये आपका मौलिक अधिकार है। लेकिन अगर लालच देकर के किसी को, लालच दे करके, ओके, या फिर किसी को जैसे कि AK-47 ला करके, बंदूक ला करके आप किसी को डरा रहे हैं, ओके, या फिर आप जबरन किसी का धर्म परिवर्तन करा रहे हैं या फिर उसको एक धर्म में मानने के लिए बाध्य कर रहे हैं, तो ये गलत है, क्योंकि इसमें अंतःकरण तो जोड़ा ही नहीं है। तो आप लोग समझ गए ना कि ऐसा नहीं किया जा सकता। अगर मैं इसका एक बैकस्ट्रैक एग्जाम्पल लूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ईसाई धर्म सबसे बड़ा यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन चल रहा है। आप लोग देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़, आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़, झारखंड या पूर्वोत्तर भारत है हमारा, यहाँ पर आप देखेंगे कि जनजातीय क्षेत्र है, तो इन्हें लगता है ईसाई लोग हैं। ओके, ये लोग सोचते हैं कि हम आराम से इनका धर्म परिवर्तित करा सकते हैं, हम यहाँ पर ईसाई का प्रचार कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए लाखों करोड़ों अरबों की यहाँ पर फंडिंग होती है इन लोगों के लिए। आप लोग देखेंगे कि यूरोपीय देश हैं, जो पश्चिमी देश हैं, वो ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर फंडिंग करते हैं। ओके, और इनको बहुत सारी जो ऐसे मिशनरी है उनको बैन भी किया गया है भारत में, और बहुत बड़ी संख्या में किया गया है। तो बाद में पता चला कि ये लालच देकर के लोगों को कहते हैं कि भैया हमको इतना पैसा देंगे, ओके, और लालच दे करके
उन्हें जो आदिवासी बेचारे तो वैसे ही गरीब है, उनको 100 200 500 1000 रुपए दे दोगे, ओके, तो वो लोग क्यों नहीं आराम से ज्वाइन कर लेंगे, ओके। तो गरीब है, देखो गरीबी से बड़ी कोई चीज नहीं होती, ओके, आप लोग जानते हैं। तो ऐसा गलत है क्योंकि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स में नहीं है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फ्रीडम ऑफ फेथ एंड वर्शिप। इसको देखते हैं दोनों चीजों को, ओके। अब देखिए इसके आधार पर फ्रीडम ऑफ फेथ एंड वर्शिप मतलब उपासना करना या विश्वास, ओके, इसके आधार पर आप लोग देखेंगे कि किसी भी व्यक्ति को स्वतंत्रता है, वो फ्री है, सभी व्यक्ति हैं भारत में रहने वाले सभी फ्री हैं, किसके लिए, नंबर एक, धर्म को मानने, ओके, किसी भी धर्म को वो मान सकते हैं, वो बाध्य नहीं है कि वो इसी धर्म को माने, जिसमें उसका मन है वो उस धर्म को मान सकता है, उस धर्म का पालन कर सकता है, ओके, पालन करने की स्वतंत्रता है। और तीसरा प्रचार करने की स्वतंत्रता है, ओके, प्रचार कर सकता है। अब देखिए आप चाहते हैं कि एक्स धर्म है कोई, मैं यहाँ पर किसी भी धर्म का नाम नहीं ले रहा हूँ, एक्स धर्म है, आप इसको मानना चाहते हैं तो मान सकते हैं, इसकी जो परंपराएं हैं उनका पालन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जैसे कि उपासना हो गया, या फिर आप अजान करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, जो भी आप रोजा करना चाहते हैं कर सकते हैं, जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, मतलब उसका पालन कर सकते हैं, मान सकते हैं, और साथ में प्रचार भी कर सकते हैं। देखिए हमारा संविधान प्रचार प्रसार करने का भी अधिकार देता है, प्रचार करने का अधिकार, किसी भी धर्म का प्रचार करने का अधिकार कैसा अधिकार है, व्यक्ति का फंडामेंटल राइट्स है, मतलब मौलिक अधिकार है। लेकिन ये प्रचार ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी को लालच दे करके कर रहे हैं, तो ये असंवैधानिक है। अगर आप किसी को जबरन इसका प्रचार कर रहे हैं अपने धर्म का, आप कह रहे हैं मैं एक्स धर्म का हूँ, और आप आ गए किसी गांव को घेर लिए एकदम तोप बंदूक ला करके, बोले कि अगर आप लोग हमारा धर्म नहीं मानोगे, और क्या कहते हैं हमारा धर्म नहीं मानोगे तो हम सबको उड़ा देंगे, ओके, और फिर पुलिस आई आपसे पूछी, बोले भैया ये क्या कर रहे हो, तो आप कहेंगे संविधान ने कहा है कि हम अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं, तो हम कर रहे हैं, ओके। तो वो पुलिस बहुत मारेगी आपको, ओके, उल्टा लटका करके एकदम बहुत मारेगी, कहेगी तुम बकलोल हो, तुम आगे का तो सेंटेंस पढ़ा ही नहीं, संविधान कुछ और भी बोला है। वो क्या बोला है, कुछ आधारों पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है, कुछ सीमाएं भी हैं भैया, इस प्रचार 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 और प्रसार कर सकते हैं, लेकिन कुछ सीमाओं के अंदर रहते हुए। ये स्वतंत्रता है, ये असीमित नहीं है, ये सीमित है, ओके, इसमें कुछ सीमाएं हैं, ओके। अब वो हमें प्रतिबंध भी देखने हैं कि किस आधार पर रोका जा सकता है, इस स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, किन आधारों पर, वो आधार हम देखते हैं, ओके। तो यहाँ पर आधार नंबर एक, लोक व्यवस्था मतलब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, वो कभी भी अव्यवस्थित नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप तो दंगा फसाद कर दिए अपने धर्म का प्रचार करने के लिए तो आपको ऐसा रोका जा सकता है, आपको ये स्वतंत्रता नहीं है, ओके। हमारे समाज में तुम आराम से तार्किक रूप से अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, अच्छी चीजें बता सकते हैं। नैतिकता मतलब अनैतिक रूप से आप किसी धर्म का प्रचार कर रहे हैं, ओके, झूठ झूठ बोल करके अपने धर्म में लेके आ रहे हैं, ओके, तो नैतिक होना चाहिए, अनैतिक तरह से करेंगे तो आपके ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, मतलब नैतिकता के आधार पर आपको प्रतिबंध लगाया जा सकता है, ओके। और तीसरा, स्वास्थ्य के आधार पर आप पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आप कहेंगे भैया हमको अपने धर्म को पालन करने की स्वतंत्रता है, ओके। अब जैसे मैं कुछ धर्म का, सभी धर्मों का यहाँ पर एग्जाम्पल दूंगा तो आप लोग बुरा ना मानिए, आपकी जो भावनाएं थोड़ी सी ठेस हो सकती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कड़वी होती हैं तो वो हम लोग सुनना नहीं चाहते। जैसे सती प्रथा, देखिए कुरीतियां होती हैं, उन्हें दूर करना होता है, और कैसे कर सकते हैं, आप एक बेहतर आंसर लिख सकते हैं, ये मैं आपको अभी समझाऊंगा, ओके। सती प्रथा है, ये हमारे धर्म में, अब ये सोचिए, धर्म को पालन करने की स्वतंत्रता है ना, ये कैसा है, हमारा फंडामेंटल राइट्स है ना, और हमारी प्रथा है, हमारी प्रथा थी अब है नहीं, ओके, थी सती प्रथा की, मतलब अगर किसी कोई पति मर जाता था तो उसके साथ में उस पत्नी को जिंदा जला दिया जाता था, मतलब उसी जो भी बना हुआ था होता था तो जिंदा जला दिया जाता था, ओके। तो ये इसी को सती कहते थे, सती प्रथा यही थी, लेकिन इसको बंद कर दिया गया, किस आधार पर, स्वास्थ्य के आधार पर। इसमें कई, ना केवल स्वास्थ्य के आधार पर इसको बंद किया गया, बहुत सारी चीजें, जैसे आर्टिकल 21 दैहिक स्वतंत्रता है, ओके, गर्मपूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, ओके, तो आर्टिकल 21 के आधार पर भी इसको बैन किया गया था, ओके, तो इसको हटा दिया गया स्वास्थ्य के आधार पर। या फिर आप लोग देख सकते हैं कि मुस्लिम धर्म में आप लोग देखेंगे कलमा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिसमें जो लड़के होते हैं, लड़कियां होते हैं, उनका एक अंग काट दिया जाता है थोड़ा सा, ओके, थोड़ा सा काटा जाता है, पूरा नहीं काटा जाता है, ओके, तो वो काट दिया जाता है। तो स्वास्थ्य के आधार पर इस पर बैन लगाया जा सकता है कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा करके किसी भी
व्यक्ति का अंग भंग कर रहे हैं, ये सही नहीं है, क्योंकि उसका जो फंडामेंटल राइट्स है उसका उल्लंघन हो रहा है। इसी आधार पर मैं आपको बताता हूँ, जब दिवाली आती है, दिवाली में हम लोग पटाखा बजाते हैं, तो पटाखा क्या है, हमारे धर्म से रिलेटेड है ना, हमारी परंपरा से रिलेटेड है ना, हम कितने भी पटाखे बजते हैं, कौन हमें रोकने वाला है। लेकिन नहीं, उसको रोका जा सकता है स्वास्थ्य के आधार पर, क्योंकि जब हम पटाखे बजाते हैं तो वायु प्रदूषण होता है ना। अब वायु प्रदूषण होता है जो लोगों को दूषित करता है, ओके, उनका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। इस आधार पर देखिए, आप लोग देख सकते हैं ज्यादा पटाखे नहीं बजा सकते, ओके। आप 10 या 11 बजे तक ही, शाम को 10 या 11 बजे तक ही पटाखे बजा सकते हैं। ग्रीन पटाखे बजा सकते हैं बहुत जगह एरिया में, ओके। तो 11 बजे के बाद क्यों नहीं बजा सकते, ये भी आपको समझना जरूरी है। देखिए, एक तरफ आपको धार्मिक स्वतंत्रता दी गई, लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे आर्टिकल 21 स्वतंत्रता में देखेंगे कि गर्मापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, स्वच्छ वायु स्वच्छ जल का अधिकार है लोगों के लिए, ओके। और साथ में निद्रा का अधिकार भी आर्टिकल 21 बहुत विस्तृत है, मैं आपको बताऊंगा, ओके। इंदिरा साहनी वाले में इसको बहुत ज्यादा, वो सॉरी, मेनका गांधी वाले में इसको बहुत ज्यादा विस्तृत कर दिया गया, तो मैं आर्टिकल 21 बहुत अच्छे समझाऊंगा। इसमें सोने का अधिकार भी है। इसमें आप लोग देखेंगे आर्टिकल 21 के आधार पर भी, जब बाबा रामदेव रात में सो रहे थे ना, अपने उसमें सो रहे थे, तो पुलिस ने आकर के डंडा मारे, मतलब डंडे मारे सभी के लिए और उठा दिया, बहुत पेला था अच्छे से, ओके। तो उन्होंने कहा कि आर्टिकल 21 का हमारा हनन कर दिया, हम रात में 2 बजे सो रहे थे और पुलिस ने आकर के हमको बहुत मारा, ओके, और हमारी नींद टूट गई, हमारा आर्टिकल 21 है उसका हनन हो गया, ओके। तो इस आधार पर पुलिस के ऊपर कार्रवाई हो गई थी, कोर्ट ने भैया, वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट गए और उनको न्याय मिला था, ओके। तो आर्टिकल 21 का आप मतलब उल्लंघन नहीं कर सकते। 11-12 बजे, 2 बजे, 3 बजे आप पटाखे फोड़ रहे हैं, 3 बजे कोई गहरे नींद में सो रहा है, उसकी नींद टूट गई, ओके, तो कैसा होगा, तो उसका मौलिक अधिकार है आर्टिकल 21 से, उसका उल्लंघन हो जाएगा ना। तो स्वास्थ्य के आधार पर आप देख सकते हैं कि पटाखों के लिए ग्रीन पटाखे हैं, उनको बजा सकते हैं, भले ही आपकी धार्मिक स्वतंत्रता है पटाखा बजाना की, धर्म, एक हिंदू धर्म में परंपरा चली आ रही है, हम दीपक जलाते हैं, पटाखे बजाते हैं, ओके। और फिर भी आपको रोका गया, किस आधार पर, स्वास्थ्य के आधार पर। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि आप जैन धर्म में देखेंगे संधारा, वहां पर क्या होता है, संधारा में ऐसे लोग होते हैं ना, वो अनाज मतलब खाना पीना सब छोड़ देते हैं और इस तरह से वो समाधि ले लेते हैं, ओके। अब समाधि ले लेते हैं तो उनका स्वास्थ्य बेकार हो रहा है ना, तो इस आधार पर आप देख सकते हैं कि इसको रोका जा सकता है, संतारा को रोका जा सकता है। अब देखिए, संतारा पर कई बार सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट दिया है, वो भी मैं आपको बहुत विस्तार से बताऊंगा कि अब संतारा हो सकती है या नहीं हो सकती है, ओके। तो संतारा इसी कहते हैं जैन धर्म में एक तरह से समाधि ले लेना, ओके। और सब कुछ वो त्याग देते हैं, अनाज त्याग देते हैं, फिर धीरे धीरे फल फ्रूट भी त्याग देते हैं, सब कुछ त्याग देते हैं, ओके। तो सिर्फ हवा पर ही जीवित रहते हैं, कैसे रहते हैं भाई पता नहीं। तो आप लोग समझिए ना कि स्वतंत्रता है, आपको धर्म की स्वतंत्रता है मानने और उसका पालन करने, प्रचार करने की स्वतंत्रता है, लेकिन आप जबरन नहीं करा सकते, लालच नहीं दे सकते, ये गलत है और इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। लोक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य के आधार पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो आप लोग अपने सीमाओं के अंदर रहते हुए अपनी स्वतंत्रता का उपयोग कर सकते हैं। हम यहाँ पर बात करते हैं इक्वलिटी ऑफ ऑल रिलीजन, ओके, कि सभी धर्मों में समानता की बात की जाती है। हमारा जो संविधान है, फंडामेंटल राइट्स है, ये देता है कि जो गवर्नमेंट है, सरकार है, या फिर इसको राज्य भी बोल सकते हैं, ओके, राज्य है, ओके। तो सरकार है, नंबर एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान रखना है कि भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं होगा। इसीलिए कहा जाता है कि भारत का भी हिंदू राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र, या फिर सिख राष्ट्र, या फिर ईसाई राष्ट्र नहीं हो सकता। जिस तरह आप लोग देखेंगे कि बहुत सारे राष्ट्र हैं, ओके, उनका गठन सिर्फ धर्म के आधार पर हुआ। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए मैं आपको पाकिस्तान की देता हूँ, ओके। पाकिस्तान का गठन किस आधार पर हुआ, धार्मिक आधार पर हुआ। आप बोल सकते हैं पाकिस्तान किस तरह का राज्य है, तो आप बोलेंगे एक मुस्लिम राष्ट्र है, ओके। लेकिन भारत, आप ऐसे नहीं बोल सकते कि हिंदू राष्ट्र है, मुस्लिम राष्ट्र है, उसका कोई भी राजकीय धर्म नहीं होगा, बल्कि सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, ओके। और दूसरा कहता है, ये फंडामेंटल राइट्स है। अब देखिए, अगर राजकीय धर्म बना दिया, अब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मानते हैं कि भारत को मुस्लिम राष्ट्र या हिंदू राष्ट्र बना दिया, तो ये हमारे फंडामेंटल राइट से इसका उल्लंघन हो जाएगा, तो इसलिए उसको हटा दिया जाएगा। अगर गवर्नमेंट ने, कोई भी गवर्नमेंट है, अगर उसने कानून ला करके पारित किया, ये कानून पारित किया और बोला कि आज से ये जो भारत है ये एक्स धर्म से रिलेटेड है, ओके। जैसे कि पाकिस्तान मुस्लिम देश है, ऐसे ही हम मानते हैं कि ये हिंदू धर्म है, ओके, हिंदू देश है, तो ऐसा नहीं बोला जा सकता। अगर ऐसा होगा तो इसको जो सुप्रीम कोर्ट है उसको खारिज कर देगी और वो कानून होगा वो निरस्त हो जाएगा, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स में दिया रखा है, आप लोग देख सकते हैं। अब दूसरा क्या है कि जो सरकार है,
सरकार सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगी। इसका क्या तात्पर्य हुआ, जैसे कि हिंदू हो गए, मुस्लिम हो गए, जैन हो गए, सिख हो गए, ऐसे सभी धर्म है। ओके, अब जिस तरह सरकार जो हिंदुओं के साथ व्यवहार करती है सेम उसी तरह मुस्लिमों के साथ व्यवहार करेगी, सेम उसी तरह जैनों के साथ व्यवहार करेगी, सेम उसी तरह सिखों के साथ व्यवहार करेगी। ओके, और जितना जैसे कि अगर हिंदू धर्म को स्वतंत्रता है कि वो अपने चीजें अपना सकता है, तो मुस्लिम धर्म है उनको भी स्वतंत्रता है कि वो भी रैलियां निकाल सकते हैं, उपवास कर सकते हैं, अजान कर सकते हैं। जिस तरह हिंदू धर्म में अगर स्वतंत्रता है कि वो लोग रामायण पढ़ सकते हैं, तो मुस्लिम लोगों के लिए भी स्वतंत्रता है कि वो लोग अजान पढ़ सकते हैं। इसी तरह जैन है, सिख है, इनके लिए भी स्वतंत्रता है कि वो अपनी जो प्रार्थना करते हैं, ओके, गुरु गोविंद की, वो कर सकते हैं। इसी तरह तीसरा है, ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, आपको कभी नहीं भूलना है, और मैंने एक बार आपको इसके बारे में पहले ही बताया, धर्मनिरपेक्ष, इसको बोलते हैं सेकुलर। ओके, धर्मनिरपेक्ष की जगह कई बार पूछा जाता है धर्म की जगह, देखिए सेकुलर होता है, सेकुलर का मतलब ही दो होता है, या तो इसको बोला जाता है धर्मनिरपेक्ष बोला जाता है। अब देखिए, जब भी हमारा संविधान बना या फिर इसमें संशोधन किया जाता है, तब इंग्लिश में वो आता है। ओके, बाद में उसको ट्रांसलेट किया जाता है, तो ट्रांसलेट किया जाता है, जो ट्रांसलेटर होते हैं भाई, वो उसको कुछ भी लिख देते हैं। अब पहले कुछ लोग थे भैया, गूगल उन्होंने निकाला निकाला धर्मनिरपेक्ष। एक जो गूगल ट्रांसलेटर था, उसने एक और शब्द दिखाया, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष। अब भैया सबसे बड़ी बात आई, हम किसको रखें? तो अब देखिए, कई जगह आपको धर्मनिरपेक्ष देखने को मिलेगा लिखा हुआ, कई जगह पंथ निरपेक्ष देखने को मिलेगा। देखिए, दोनों का मतलब लगभग में सेम है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। देखिए, क्वेश्चन यूपीएससी ने एक बार पूछा भी था, ध्यान से सुनिए, कि अगर हम धर्मनिरपेक्ष की जगह पंथ निरपेक्ष शब्द का उपयोग करें तो वो ज्यादा तार्किक होगा। ज्यादा तार्किक होगा कैसे, आपको एक्सप्लेन करना था, तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। भारत में ना केवल धार्मिक धार्मिक विविधता है, विविधता का मतलब आप समझते हैं, डाइवर्सिटी, मतलब बहुत ज्यादा, जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग हैं। ओके, ना केवल भारत में धार्मिक विविधता है, बल्कि धर्म के अलावा आप लोग देखेंगे सामुदायिक, या फिर आप लोग देखेंगे कि जैसे कि हिंदू धर्म हो गया। अब इस हिंदू धर्म के अंदर भी बहुत सारी जातियां हैं, इन जातियों के अंदर भी बहुत सारी उपजातियां हैं, आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी तरह मुस्लिम धर्म है, उसमें भी बहुत सारी जातियां उपजातियां, बहुत सारी हमको शिया सुन्नी इस तरह से देखने को मिलेंगे, और उनके अंदर भी बहुत ज्यादा आपको विभाजन देखने को मिलेगा। तो जो संप्रदाय हैं, संप्रदायों के प्रति भी सरकार को निरपेक्ष रहना है। तो इसीलिए, क्योंकि भारत में ना केवल धार्मिक विविधता है, बल्कि धार्मिक विविधता होने के अलावा हमारे यहाँ पंथ के आधार पर भी बहुत सारी विविधता है। ओके, जो संप्रदाय के आधार पर बहुत सारी विविधता है, इसीलिए हम लोगों ने पंथ का उपयोग किया, क्योंकि पंथ का मतलब इसमें सब कुछ इंक्लूड हो जाता है। अगर हम धर्म का उपयोग करेंगे तो उसमें सिर्फ धार्मिक स्तर पर आएगा। ओके, तो हमें सिर्फ हिंदू मुस्लिम है इन लोगों के साथ समान व्यवहार नहीं करना है, मतलब गवर्नमेंट की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, बल्कि यहाँ पर जैसे पंडित हैं मानते हैं, इधर चौधरी हैं, इधर मानते हैं एससी या फिर एसटी हैं, या फिर बौद्ध लोग हैं, या फिर कोई भी हैं। अब ऐसा नहीं है कि चौधरी या फिर पंडित को ज्यादा प्रेफरेंस दे दिया जाए। ओके, उनको सरकार सपोर्ट कर रही है, ऐसा नहीं हो सकता, राज्य ऐसा नहीं कर सकता, या फिर वो सिर्फ एससी एसटी वालों को सपोर्ट कर रही है, ऐसा नहीं कर सकते। ओके, तो आप लोग समझ गए कि धर्म की जगह, धर्म निरपेक्ष की जगह पंथ निरपेक्ष शब्द का उपयोग करना ज्यादा तार्किक होगा, क्योंकि हमारे यहाँ धार्मिक नहीं, बल्कि आप लोग देखेंगे सामुदायिक स्तर पर भी बहुत ज्यादा विविधता देखने को मिलेगी, सांप्रदायिक स्तर पर भी बहुत ज्यादा आपको विविधता देखने को मिलेगी। अब मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। अब देखिए, धर्मनिरपेक्ष है, इसी आधार पर बोला गया है कि राज्य द्वारा संचालित जो शैक्षणिक संस्थान है, राज्य द्वारा जो संचालित शैक्षणिक संस्थान है, वो ना तो किसी धर्म का नंबर एक प्रचार करेंगे, ना ही इन शैक्षणिक संस्थानों में, कौन सी शैक्षणिक संस्थानों में, जो राज्य के द्वारा मतलब गवर्नमेंट के द्वारा संचालित हैं, वहां पर किसी भी ऐसे संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ओके, जो रिलीजियस एजुकेशन है वो नहीं दी जाएगी। साथ में उन संस्थाओं में, कौन सी संस्थाओं में, देखिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ जिससे आप कभी कंफ्यूज ना करें। ओके, जो निजी क्षेत्र है वहां पर दी जा सकती है, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। जो गवर्नमेंट द्वारा संचालित संस्थान है, इंस्टीट्यूट है, वहां पर ना ही धर्म के आधार पर वरीयता दी जा सकती है। प्रेफरेंस, वरीयता का मतलब इंग्लिश में होता है
प्रीफरेंस नहीं दिया जा सकता। तो आप लोग इसको समझ गए। देखिए सेकुलर का मतलब होता है तटस्थ, तटस्थ। ओके, तो तटस्थ का मतलब, ये थोड़ा सा बोलने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है। तटस्थ का मतलब होता है कि एक धर्म को सपोर्ट नहीं किया जाएगा, ओके, बल्कि सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। इसका इतना ही मतलब होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम लोग देखते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के बारे में। ओके, सांस्कृतिक और शैक्षणिक जो अधिकार है उनको भी देख लेते हैं। ये आर्टिकल 29 और 30 में दिए गए। और देखिए सांस्कृतिक और एजुकेशनल जो राइट्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए यहाँ पर दिए गए, यानी कि बहुसंख्यक लोगों के लिए ये अधिकार नहीं है, सिर्फ अल्पसंख्यक लोगों के लिए ये अधिकार है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अल्पसंख्यक किसे कहेंगे, ये जानना आपको बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए मानते हैं हमारा देश है, ओके, इंडिया है। इंडिया में मानते हैं सिर्फ और सिर्फ, अभी मान लेते हैं 100 लोग हैं, लेकिन इंडिया में आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर अगर आप करोड़ भी लगा देंगे वो भी ज्यादा कम ही होगा, क्योंकि 130 करोड़ जनसंख्या हमारे यहाँ लगभग में हो चुकी। ओके, तो इस 100 पीपल में से मानते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल अच्छे से समझाने के लिए कम लोग लिए, तो 50 लोग हिंदू हैं मान लेते हैं, ओके, 10 लोग मान लेते हैं यहाँ पर मुस्लिम है, 10 लोग मान लेते हैं यहाँ पर जैन है, 10 लोग मान लेते हैं यहाँ पर सिख है, 10 लोग यहाँ पर मान लेते हैं बौद्ध रह गया ना, बौद्ध हैं, या और शेष जो बचे हैं, शेष 10% बचे हैं, 10 लोग बचे हैं ना, शेष लोग हैं वो अन्य हैं, जैसे कि पारसी हो गया या फिर जो भी धर्म अन्य बचे हैं वो सब है। अब इसमें बात आती है कि हम अल्पसंख्यक किसे कहेंगे, बहुसंख्यक किसे कहेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, हम बहुसंख्यक किसे कहेंगे, जिसकी संख्या सबसे ज्यादा होगी उससे हम बहुसंख्यक कहेंगे, बहुसंख्यक कहेंगे। अब फिर भैया हम अल्पसंख्यक किसे कहेंगे, शेष जितने भी धर्म बचे हैं, चाहे उसका एक व्यक्ति हो या फिर 10 व्यक्ति हो, इन सभी को, शेष बचे हुए जितने हैं इन सभी को अल्पसंख्यक बोला जाएगा। ओके, तो बहुसंख्यक सिर्फ एक है जो सबसे ज्यादा होंगे, वो बहुसंख्यक में आएंगे, शेष जितने बचे हैं वो सब अल्पसंख्यक में आएंगे। तो आप लोग समझ गए। और अल्पसंख्यक होते हैं, ये किन आधारों पे हम अल्पसंख्यक इन्हें बोलेंगे, भैया कोई ना कोई तो आधार होगा ना। अल्पसंख्यक जैसे यहाँ पर मैंने धार्मिक आधार पर बता दिया, लेकिन अल्पसंख्यक 3 आधारों पर हो सकते हैं, मतलब अल्पसंख्यक इनको माइनॉरिटीज बोलते हैं। ओके, नंबर 1 धर्म के आधार पर। धर्म के आधार पर क्या मतलब है, देखिए जिसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा होगी, जैसे हिंदू की ज्यादा है या फिर मुस्लिम की ज्यादा है, तो उस आधार पर हम बोल देंगे कि धार्मिक आधार पर ये अल्पसंख्यक हैं। जैसे भारत में हिंदू धर्म को छोड़ के अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो सभी धर्म है वो अल्पसंख्यक में आते हैं, जैसे कि मुस्लिम धर्म हो गया, सिख धर्म हो गया, पारसी हो गया, ओके, जितने हैं सभी अल्पसंख्यक में आते हैं। भाषा के आधार पर भी अल्पसंख्यक हो सकते हैं। भाषा के आधार पर देखिए अच्छे समझिए, मानते हैं ये तेलंगाना है, ओके, अब तेलंगाना में तेलुगु भाषी लोग ज्यादा हैं, ओके, मानते हैं 90% अकेले लोग तेलुगु बोलते हैं। अब इसमें ये नहीं देखा जाएगा ये हिंदू हैं या फिर मुस्लिम है या फिर सिख हैं या फिर ईसाई हैं या फिर जैन है, ये नहीं देखा जाएगा। सिर्फ इतना देखा जा रहा है भैया कौन तेलुगु बोल रहा है, चाहे वो किसी भी धर्म से बिलोंग करता हो, कोई मतलब नहीं। ओके, देखा 90% इतना बोलते हैं, और बच्चे 5%, ओके, 5% मानते हैं इंग्लिश बोलते हैं, देखो भैया उधर के लोग ज्यादा इंग्लिश थोड़ा बोल लेते हैं। और शेष बचे हैं जो 5%, ये अन्य भाषा बोलते हैं, जैसे हिंदी, गुजराती, ओके, मलयालम, जो भी जितनी भाषाएं हैं वो सब बोलते हैं। अब देखिए भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक कौन होंगे, तो बहुसंख्यक तो ये हो गए। अब इसमें धर्म भूल जाइए, कौन हिंदू धर्म का कौन बोलता है हिंदी मतलब हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म का तेलुगु बोलता है, कौन बोलता है, सिर्फ इसमें मतलब है भाषा से कि कौन भैया तेलुगु बोल रहा है उसको एक तरफ कर दो, जो तेलुगु नहीं बोल रहा है, जो इंग्लिश बोल रहा है उसको एक तरफ कर दो, उसका एक ग्रुप बना दो, जो अन्य बोल रहे हैं भैया उनका एक ग्रुप बना दो। अब देखिए अन्य में बहुत सारी आ सकती हैं, हमारे यहाँ 2000-3000 से भी ज्यादा भाषाएं हैं, ओके, क्षेत्रीय स्तर पर भी जैसे हिंदी है, हिंदी के अंदर ही हमने 100-200 भाषाएं इंक्लूड कर दी है भैया, कि जैसे भोजपुरी उजपुरी हो गया, सब हिंदी में ही आता है। ओके, तो हिंदी को बहुत बड़ी भाषा बना दिया गया है, आप लोग इसको देखेंगे, मैं आपको इसके बारे में बहुत विस्तृत में बताऊंगा अभी। ओके, अब देखिए अब यहाँ पर जो तेलंगाना में आप देखेंगे तो अन्य सभी भाषाएं के लोग हैं वो सब किस में आ जाएंगे, अल्पसंख्यक में आ जाएंगे।
संस्कृति के आधार पर भी अल्पसंख्यक हो सकते हैं। जैसे आप लोग देखेंगे कि संस्कृति किसे कहते हैं, देखो संस्कृति में देखा जाता है पहनावा, पहनावा देखा जाता है, उनकी जीवन शैली देखी जाती है, ओके, जीवन शैली देखी जाती है, उनका खान पान देखा जाता है, ओके, उनका मतलब जो उनकी जो रोजमर्रा की जिंदगी है, उनका व्यवसाय क्या है, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। तो एक तरह के लोग होंगे, ओके, जैसे सब लोग लुंगी पहनते हैं, ओके, बाटी चोखा खाते हैं, ओके, तो उनकी संस्कृति ये क्या भैया, उनको एक तरह अलग से मतलब अलग से निकाल के रख दिया गया, ओके, तो वो उस स्थान पर हो सकते हैं, अल्पसंख्यक हो सकते हैं, जैसे कि जनजातीय स्तर पर मैक्सिमम अल्पसंख्यक में आते हैं, इसीलिए जनजातियों के लिए एक्स्ट्रा से भी सपोर्ट दिया जाता है, ओके, उनको संरक्षण दिया जाता है। अब आप देख सकते हैं अल्पसंख्यक हमने देख लिया बंटवारा, लेकिन अल्पसंख्यक कहाँ कहाँ हो सकते हैं, तो अल्पसंख्यक को हम दो भागों में बांट करके देख सकते हैं। नंबर एक, देश के स्तर पर, दूसरा राज्य के स्तर पर, क्योंकि हमारे भारत का देखेंगे कि भारत को हम दो भागों में रख करके अध्ययन करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ संघीय व्यवस्था है, तो एक तरफ केंद्र है, दूसरी तरफ राज्य है। तो एक तरफ हम देखते हैं पूरे राज्य के स्तर पर, दूसरे पर हम देखते हैं कि एक राज्य के स्तर पर। जैसे देश के स्तर पर देखें, धार्मिक, नंबर एक धार्मिक ही ले लेता है, धर्म के आधार पर देखेंगे तो हिंदू होंगे, वो कैसे होंगे, बहुसंख्यक होंगे, शेष सभी होंगे, जैसे मुस्लिम है। देश के स्तर पर ही देखते हैं, मुस्लिम है वो किस में आएंगे, अल्पसंख्यक में आएंगे, अल्पसंख्यक में आएंगे। लेकिन राज्य के स्तर पर आ जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, ओके, कौन से राज्य की, जम्मू एंड कश्मीर की। अब यहाँ पर हिंदू हैं, वो भैया अल्पसंख्यक बन जाएंगे, अल्पसंख्यक बन जाएंगे, समझ गए। और यहाँ पर मुस्लिम होंगे, जम्मू कश्मीर में मुस्लिम होंगे, वो बहुसंख्यक यहाँ पर बन जाएंगे। आप लोग समझ गए ना, अच्छे से समझिए। इसी तरह अगर आप बंगाल में चले जाएंगे तो वहां पर वो बन जाएंगे, ओके, जो मुस्लिम होंगे वो बहुसंख्यक बन जाएंगे। इसी तरह अगर आप देखेंगे असम या फिर पूर्वोत्तर राज्यों में आप चले जाएंगे, वहां पर जो ईसाई होंगे वो बहुसंख्यक होंगे। अगर हम जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, मैक्सिमम पूर्वोत्तर राज्य में आप देखेंगे ईसाई लोग हैं, वो बहुसंख्यक हैं। कैसे हैं, बहुसंख्यक हैं। हिंदू मुस्लिम सभी लोग वहां पर अल्पसंख्यक में आते हैं, ओके, तो वहां पर ईसाई बहुल्य क्षेत्र है। तो राज्य के स्तर पर देखिए अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं हो सकते। भाषा के आधार पर भी आप देख सकते हैं। भाषा के आधार पर मैं आपको देखिए एग्जांपल दूं, जैसे आप देखेंगे कि भाषा पंजाब में चले जाएंगे तो सॉरी, ये तो देश के स्तर पर हम लोग देख रहे हैं, तो हिंदी भाषी लोग आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे, ओके, हिंदी भाषी सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो जो हिंदी भाषी होंगे वो बहुसंख्यक में आएंगे देश के स्तर पर, और सभी अल्पसंख्यक में आएंगे। इसी तरह अगर हम पंजाब का आप उदाहरण लें, पंजाब का उदाहरण लें, ओके, तो पंजाब में आप लोग देखेंगे कि जो पंजाबी भाषी है, जो पंजाबी बोलते हैं, ये कैसे होंगे, ये बहुसंख्यक होंगे। से सभी, जैसे हिंदी होगी, यहाँ पर हिंदी अल्पसंख्यक में पहुंच जाएगी भैया, जो हिंदी है वो अल्पसंख्यक में पहुंच जाएगी। तो आप लोग समझ गए ना, बहुत सरल है, बहुत ईजी है, आप लोग समझ गए। अब यहाँ पर हम मेन पॉइंट पर आते हैं। पहले आपको अल्पसंख्यक मैंने समझाया कि अल्पसंख्यक किन आधारों पर हो सकते हैं, और अल्पसंख्यक हम अपने देश में अगर अध्ययन करें तो किन आधारों पर हो सकते हैं, एक देश के स्तर पर हो सकता है, एक राज्य के स्तर पर हो सकता है। तो अल्पसंख्यक बहुसंख्यक हम कभी भी नहीं भूल सकते। अब हम लोग आगे आते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर कौन से अधिकार दिए गए हैं भैया, इनकी कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स कौन कौन से हैं। तो किसी भी अल्पसंख्यक समूह को, किसी भी अल्पसंख्यक समूह, तो अल्पसंख्यक किसे आपको एकदम हिट करना चाहिए कि बहुसंख्यक जो जिसकी संख्या सबसे ज्यादा, उसके अलावा जितने बच्चे हैं सभी अल्पसंख्यक हैं। तो किसी भी अल्पसंख्यक समूह अपनी क्या क्या, नंबर एक संस्कृति, भाषा, लिपि, इन चीजों को नंबर एक सुरक्षित रख सकते हैं, और विकसित रखने मतलब करने का अधिकार है, मतलब राइट्स है। मतलब वो अपनी भाषा संस्कृति है उसको सुरक्षित रखना उनका मौलिक अधिकार है, उसका विकास करना, उसका प्रचार प्रसार करना उनका मौलिक अधिकार है, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन वो कुछ आधारों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते, मैंने आपको बताया था, नैतिकता के आधार पर, लॉ एंड ऑर्डर के आधार पर, स्वास्थ्य के आधार पर लगाया जा सकता है, ओके, लेकिन वो ऐसा कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इसके लिए ये अपनी शैक्षणिक संस्थाएं भी खोल सकते हैं। जो अल्पसंख्यक हैं वो अपने धर्म, संस्कृति, भाषा, ओके, इनकी सुरक्षा और इनका विकास प्रचार करने के लिए शैक्षणिक संस्थाएं भी खोल सकते हैं, ओके। अब शैक्षणिक संस्थाएं खोल सकते हैं और इसमें मदद भी गवर्नमेंट कर सकती है। गवर्नमेंट इसमें वित्तीय अनुदान या सब्सिडी दे सकती है। क्यों, क्योंकि भैया अल्पसंख्यक हैं, सरकार का फर्ज बनता है कि इनकी भाषा संस्कृति है वो विलुप्त ना हो, ओके, उसका संरक्षण हो, वो सुरक्षित रहे और उसका विकास भी हो।
तो ये अधिकार दिया गया है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं यहाँ पर संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ओके, ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं आगे बताऊँ क्योंकि इसमें हम रिट्स के बारे में पढ़ेंगे और मैं आपको बताऊंगा ये आर्टिकल 32 में दिया रखा है। इसी तरह आर्टिकल 226 में आपको देखने को मिलेगा कि आर्टिकल 32 है ये सुप्रीम कोर्ट को अधिकार देता है रिट जारी करने का। इसी तरह आर्टिकल 226 है ये हाई कोर्ट को अधिकार देता है रिट जारी करने का। ओके, तो मैं आपको बताऊंगा रिट कितनी तरह की होती है, किन के प्रति जारी की जाती है, बहुत ही विस्तृत में आपको बताऊंगा। पार्ट नंबर 7 में आपको कल आपको शाम को 4 बजे वीडियो मिल जाएगी, सभी लोग इसको देखें। ओके, और ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और शेयर करें। आपको 11 बजे आपको जो मैंने वीडियो डाली थी इकोनॉमिक्स की, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोगों ने नहीं देखी तो जाकर के देख सकते हैं। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो आप लोग सर्च करें यूट्यूब पर। ओके, अगर आप लोग ये देखना चाहते हैं तो पॉलिटी बाई आरजी सर सर्च कर सकते हैं, पॉलिटी बाई आरजी सर सर्च कर सकते हैं। अगर आप लोग इकोनॉमिक्स देखना चाहते हैं तो आप लोग सर्च कर सकते हैं इकोनॉमिक्स बाई आरजी सर। जैसे आप लोग सर्च करेंगे आपको मेरी सारी सीरीज मिल जाएंगी, आप सारी सीरीज देख सकते हैं। देखिए जो इकोनॉमिक्स का पार्ट नंबर 1 है वो ना देखिए क्योंकि वो थोड़ा सा ऐसे ही गड़बड़ा गया था। ओके, वैसे कुछ नहीं है लेकिन मैं उसमें काफी हल्के हल्के बोला था, थोड़ा सा डेफिनेशन बताया, कुछ नहीं है ज्यादा उसमें। आप पार्ट 2 से उसको स्टार्ट कर सकते हैं, आराम से देख सकते हैं। और इसके लगभग में मैं 28 या 29 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ और डेली एक ना एक पार्ट में अपलोड कर देता हूँ। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं। जो पॉलिटी है वो डेली शाम को 4 बजे और इकोनॉमिक्स है ये डेली सुबह 11 बजे या फिर आप देख सकते हैं कि दोपहर 11 बजे आपको मिल जाया करेगी। ज्योग्राफी की जल्दी आपको एक सीरीज मिल जाएगी। जिन लोगों ने टास्क कंप्लीट कर लिया है वो आप मुझे सेंड कर सकते हैं। ओके, अगर आप लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, उन सभी के लिंक्स मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। ओके, आप लोग कमेंट करिए, मैं आपको दे दूंगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी। आप लोग मुझसे टेलीग्राम पर ज्वाइन होना चाहते तो हो सकते हैं। आपको टेलीग्राम ऐप है वो इंस्टॉल करनी होगी और ये सर्च करना होगा क्लब आईएएस एस्पिरेंट। जैसे आप लोग क्लब आईएएस एस्पिरेंट सर्च करेंगे आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, वहां पर जाकर के आप अदर चैनल पे जा सकते हैं। वहां पर मैं सारा स्टडी मटेरियल आप लोगों के लिए सेंड कर देता हूँ। और आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट है कि मैंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जो 1 ईयर का है, जिसमें हम लोगों ने बेसिक कवर कर लिया है, अब मैं एडवांस कवर करा रहा हूँ। इसी के तहत ये सारी सीरीज आपको मिल रही है। ओके, तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारा चैनल अभी नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, अपने दोस्तों को शेयर भी करें। ओके, आप लोग मेरा सपोर्ट करिए, मैं तो आपको सपोर्ट कर ही रहा हूँ। चलिए मैं इस वीडियो को यहाँ पर फिनिश करता हूँ।